सभी को नमस्कार। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ नेशनल आईएनएस तारागिरी इंडियन नेवी में कमीशन हुआ। 3 अप्रैल को आईएनएस तारागिरी विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी में कमीशन हुआ। आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। तारागिरी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नौसैनिक युद्धपोत फ्रिगेट है। ये एक माध्यम आकार का तेज गति वाला और बहुत ज़्यादा फुर्तीला युद्धपोत है। आईएनएस तारागिरी का मुख्य काम समुद्र में गश्त करना, बड़े जहाज़ों की सुरक्षा करना, पनडुब्बी को नष्ट करना और हवाई हमले से रक्षा करना है। आईएनएस तारागिरी एक हाई स्पीड मल्टी डायमेंशंस मेरीटाइम कंबाइंड डीजल या गैस से ऑपरेट होने वाला युद्धपोत है। इस फ्रिगेट में हेलीकॉप्टर हैंकर भी है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड किए जा सकते हैं। तारागिरी प्रोजेक्ट 17A मेक इन इंडिया का हिस्सा है और ये नीलगिरी क्लास का चौथा जहाज है। आईएनएस तारागिरी को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने बनाया है। नीलगिरी क्लास के साथ युद्धपोत है। पहला आईएनएस नीलगिरी जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल किया गया था। साल 2026 में शुरुआत में एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट अंजदीप को भी नौसेना में शामिल किया गया था। 21 मार्च को रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी F-41 को नौसेना में शामिल किया था। प्रोजेक्ट 70 और 17A के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं, जैसे शिवालिंग, सरहदी, सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, महेंद्रगिरी और विद्यागिरी। तारागिरी उसी नाम के पुराने युद्धपोत का एडवांस वर्जन है, जिसने 1980 से 2013 तक नौसेना में 33 सालों तक सेवा दी थी। तारागिरी की 5 खासियत: स्टील्थ टेक्नोलॉजी, रडार से आसानी से पकड़ में नहीं आता है, खास डिज़ाइन और मटेरियल से इसकी पहचान कम हो जाती है, आधुनिक सेंसर और रडार, एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, दुश्मन की गतिविधि पहले से ही पकड़ने की क्षमता, एडवांस हथियार सिस्टम, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल तैनात की जा सकती हैं, आधुनिक गन और टोरपीडो सिस्टम, लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दुश्मन की गतिविधियां पहले से ही पकड़ने की क्षमता, मल्टी रोल वॉरशिप, हवा, पानी और पनडुब्बी तीनों से लड़ने में सक्षम, यानी एयर डिफेंस, एंटी शिप और एंटी सबमरीन सिस्टम से लेस। नेक्स्ट, फ्लाइट में 60% सीटें बिना एक्स्ट्रा चार्ज के देने के नियम पर रोक। 3 अप्रैल को केंद्र सरकार ने फ्लाइट में 60% सीटें बिना एक्स्ट्रा चार्ज के देने के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये नियम 20 अप्रैल से अभी फ्लाइट्स पर लागू होना था, अब इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 18 मार्च को घरेलू हवाई यात्रा को ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक एयरलाइंस को हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के देनी थी। मंत्रालय के मुताबिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइंस ने इस फैसले से ऑपरेशंस और किराए पर प्रभाव की समस्या के मुद्दे को उठाया है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच पूरी होने तक 60% सीटें मुफ्त देने का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। मौजूदा नियमों में पैसेंजर्स के लिए 20% सीटें ही बिना एक्स्ट्रा चार्ज के बुक होती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए भुगतान करना पड़ता है। एविएशन मिनिस्ट्री ने नए नियम में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ट्रांसपोर्ट को भी ट्रांसपेरेंट बनाने की भी बात कही थी। नए नियम में एयरलाइंस की पहुंच और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए रीजनल भाषाओं में यात्रियों के लिए अनाउंसमेंट की भी बात कही थी। एयरलाइंस वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयर काउंटर्स पर भी जानकारी स्पष्ट लिखी होनी चाहिए। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी एयरलाइंस पसंद की सीटें चुनने पर 500 से 3000 रुपये तक एक्स्ट्रा चार्ज करती है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के IOS सागर मिशन को हरी झंडी मिली। 2 अप्रैल को भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से IOS सागर मिशन की शुरुआत की। IOS सागर का पूरा नाम इंडियन ओशियन शिप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। मिशन IOS सागर पर ऑफशोर वेसल सुनयाना को भेजा गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुंबई से IOS सागर को हरी झंडी दिखाई। IOS सागर भारतीय नौसेना का एक इनिशिएटिव है। इसके तहत हिंद महासागर रीजन IOR में समुद्री सुरक्षा सहयोग और मानवीय समर्थन को मजबूत करने के लिए 16 देश साथ मिलकर काम करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य वेस्ट एशिया, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जारी तनाव और समुद्री चुनौतियों के बीच 16 मित्र देशों के साथ मिलकर सहयोग बढ़ाना, समुद्री निगरानी करना, ट्रेनिंग करना। यह मिशन 50 दिनों तक होगा और इस मिशन में IOS सागर दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के कई देशों का दौरा करेगा। जहाज सुनयाना श्रीलंका के कोलंबो, थाईलैंड के फुकेट, इंडोनेशिया के जाकार्ता, सिंगापुर, बांग्लादेश के चटगांव, म्यांमार के यांगून और मालदीव के माले पर पहुंचेगा।
ये IOS सागर का दूसरा संस्करण है। हर पड़ाव पर नौसैनिकों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। INS सुनियाना सरयू कैटेगरी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। IOS सागर मिशन कोचिंग में खत्म होगा। इंटरनेशनल मिन आंग हाइंग म्यांमार के राष्ट्रपति चुने। 3 अप्रैल को म्यांमार के सेना प्रमुख मिन आंग हाइंग को राष्ट्रपति चुना गया। संसद में हुए वोट में मिन आंग हाइंग को जीत मिली, जहां ज़्यादातर सांसद सेना समर्थन थे। 69 साल के हाइंग 2011 से म्यांमार की सेना के प्रमुख रहे हैं। हाइंग ने 2021 में आंग सान सूची की चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सेना के 2020 के चुनावों में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी। आपातकाल के समय देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो बाद में सशस्त्र संघर्ष में बदल गए। राष्ट्रपति बनने के लिए विन ऊ हाइंग की जगह सेना प्रमुख होंगे। ये चुनाव जनवरी 2026 में हुए थे, जिसमें सेना समर्थित यूनियन सोलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी USDP को जीत मिली। नेक्स्ट मिसलिनियस NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली। 3 अप्रैल को केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यह फैसला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की सिफारिश के आधार पर लिया। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन के मुताबिक NCERT को UGC एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत एक स्पेशल कैटेगरी में मान्यता दी गई। मंत्रालय ने बताया कि NCERT ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने के लिए UGC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया था। डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद NCERT नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत नए एकेडमिक प्रोग्राम्स के साथ ही डॉक्टरेट और नए डिग्री कोर्सेज भी लॉन्च कर सकता है। NCERT एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिसे 1 सितंबर 1961 को भारत सरकार ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को एकेडमिक और स्कूल से जुड़े मुद्दों पर सलाह देने और गाइड करने के लिए बनाया था। NCERT डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने से पहले तक भारत में सर्वोच्च शैक्षिक निकाय के रूप में काम करती थी। इसमें NCERT के 6 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन उड़ीसा, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कर्नाटक, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलोंग, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल। NCERT यूनिवर्सिटी लिस्ट में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल भी शामिल है। नेक्स्ट, मेघालय सरकार ने स्टारलिंक इंडिया के साथ MOU साइन किया। 1 अप्रैल को मेघालय सरकार ने स्टारलिंक इंडिया के साथ एक MOU साइन किया। मेघालय एलोन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बना। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने नई दिल्ली में इस MOU पर साइन किया। इस समझौते का उद्देश्य राज्य के उन हिस्सों में स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण समुदायों तक कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। नवंबर 2025 में महाराष्ट्र स्टारलिंक के साथ MOU साइन करने वाला पहला भारतीय राज्य बना था। मार्च 2025 में रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने SpaceX के साथ अलग अलग MOU साइन किए थे। इस MOU के तहत मेघालय के लोगों तक दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशंस की बुनियादी ज़रूरतों को भी पहुंचाया जाएगा। आज का इतिहास। 4 अप्रैल 1858 में अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध के बाद रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़नी पड़ी थी। 4 अप्रैल 1949 में उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन NATO का गठन हुआ। 4 अप्रैल 1969 में पहले आर्टिफिशियल हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ। 4 अप्रैल 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।